बिल्कुल में चाइना सिविल क्लब एसएससी जेईई में आप सभी का स्वागत है। ये आपका जो वीडियो है ये पूरा हिंदी मीडियम में बेस्ड है, जिसमें हम पूरा भी डिस्कशन जितना भी डिस्कशन होगा पूरा हिंदी से करेंगे और जो कुछ मेन पॉइंट्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, उन्हें मैं इंग्लिश से भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, तो मैंने जब इंग्लिश लैंग्वेज वाली जो वीडियो अभी बना के मैंने अपलोड की है, उसमें आप लोग स्टार्टिंग में सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं उस चीज़ को यहाँ भी रिपीट करूँगा तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो हम यहाँ हिंदी मीडियम से है तो स्टार्ट करते हैं। सेम टॉपिक है। देखिए, आप लोग बिल्कुल फ्री रहेंगे, आप चाहे हिंदी से पढ़े चाहे इंग्लिश से। मोस्टली मैंने उन बच्चों के लिए जो बेचारे हिंदी मीडियम पे ही टोटल बेस्ड हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो यहाँ से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बोथ में क्या होता था कि अगर मैं एक्सप्लेन भी करूँगा बेटा, किसी एक फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगा, या तो मैं इंग्लिश में करता या तो मैं इंग्लिश में, तो इस टाइम में क्या होगा बेटा, कम कम मिलेगा, मगर आप दोनों को एक सेपरेट वीडियो मिलेगी। और साथ ही साथ मेरा कहना यही है कि आप ना दोनों वीडियो देखिएगा, जब से जो बच्चे हिंदी से देख रहे हैं तो उसे इंग्लिश से भी देखें, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो पार्ट 2 है वो आपका लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से, जिसे हिंदी में बोलते हैं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है। तो तरल अपशिष्ट प्रबंधन है, इसके अंतर्गत हमारा वेस्ट वाटर वगैरह जो पहली यूनिट है उसमें बस हमें ये जानना है कि वेस्ट वाटर क्या होता है, ठीक है। जो अपशिष्ट वाटर क्या होता है उसके बारे में, तरल अपशिष्ट क्या होता है उसके बारे में जानना है। उसके बाद उसके कुछ सिग्निफिकेंस, किस किस प्रकार के पानी में किस प्रकार के आपके केमिकल वगैरह इंक्लूड रहते हैं, वो सब चीज़ें जाननी, तो वो सब हिंदी से यहाँ लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका तरल अपशिष्ट प्रबंधन परिचय की बात करते हैं। तो ये आपका एक फिगर है जो दिया है इंडस्ट्रियल। देखिए क्या लिखा है, जब जब भी हम घरेलू उत्पादों के लिए पानी का उपयोग करते हैं तो सीवेज सीवेज जो बेटा आपका मल मूत्र वगैरह, जो भी आपका पूरा वाटरिंग डोमेस्टिक वाटर से जो भी आपका गंदा मल वगैरह निकलता है लिक्विड के फॉर्म में, वो आपका क्या होता है, सीवेज होता है, उत्पन्न होता है। इसे पुनः उपयोग के लिए एकत्र कर और उपचारित करना पड़ता है। तो क्या करते हैं, हमारा सीवेज जो होता है उसे दोबारा उपचार के लिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब हमारा बाहर गंदा मल वगैरह और हमारा जो गंदला पानी वगैरह बाहर निकलता है नालियों के द्वारा, और जब हम उसे सीधे डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं नदी वगैरह में हम उसे डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, नदी का पानी ही हम क्या रिसोर्स के फॉर्म में यूज कर रहे हैं एज अ ड्रिंकिंग वाटर, तो वह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। साथ ही साथ कह रहा है जो सीवेज होता है वो ग्रे पानी, जो ग्रे कलर का पानी होता है आपका सिलेटी कलर का पानी होता है, उसका क्या मतलब होता है कि जो शौचालय के अलावा सभी स्रोतों से जो प्राप्त होता है वह आपका सीवेज ग्रे पानी, ग्रे कलर वाला होता है। और काला पानी जो शौचालय से प्राप्त होता है, जो आपका मल वगैरह जो वेस्ट वाटर होता है, तरल अपशिष्ट होता है, वो आपका क्या हो जाता है, काला पानी के अंतर्गत आता है। यदि हम इन दोनों प्रकार के पानी को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग पाइपों का उपयोग नहीं करते, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में अपशिष्ट जल का उपचार करना पड़ता है। बहुत ही सिंपल से बात है, अगर हम दोनों पानी को अलग अलग रूप से उपचार नहीं करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हमें पानी को उपचार करना पड़ सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट, भारत में लगभग 50% सीवेज भारतीय शहरों में एकत्र है और उपचारित नहीं किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि 50% क्या, 50 से ज़्यादा परसेंट कई सारे ऐसे शहर है, अच्छे अच्छे जो आपके मेट्रो सिटी है, वहाँ भी आपका ये ट्रीटमेंट नहीं है, जहाँ पे हमारा जो गंदा पानी या ग्रे काला पानी निकलता है उसे हम क्या कर सकें, उपचारित कर सकें। और यह प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। यह अनुपाचित सॉरी अनुपा अनुपचारित अनुपचारित मतलब जिनका उपचार नहीं किया गया, अनुपचारित सीवेज पानी के पीने के पानी के संसाधन को भी दूषित करता है और जल जनित बीमारियों को फैलाता है। प्रबंधन पर भी चर्चा की जा रही है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2009 के अनुमान लगाया है कि भारत में पानी की जो मांग है 2050 तक काफी बढ़ जाएगी। सीपीसीबी रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि पानी की मांग का टूटना इस प्रकार है कि सिंचाई के में 688 किलोमीटर क्यूब, जो कि 2050 तक 1072 किलोमीटर क्यूब तक बढ़ जाना है। पीने के पानी की बात की जाए तो 56 किलोमीटर क्यूब, इन देखो किलोमीटर क्यूब इन क्वांटिटी ऑफ किलोमीटर में दिया, आप इसको लीटर में भी चेंज कर सकते हैं। 2050 तक क्या हो जानी है, 102 किलोमीटर तक बढ़ सकती है क्यूब में। वैल्यूम के फॉर्म में दिए, चूंकि वैल्यूम में क्यूब होता है इसलिए किलोमीटर के क्यूब में दिए। उसके बाद अगर कहता है उद्योग में 12 किलोमीटर क्यूब अगर अभी यूज हो रही तो 2025 तक कितना बढ़ जाएगा, 63 किलोमीटर क्यूब। इसी प्रकार अगर कह रहा है ऊर्जा के क्षेत्र में, तो ऊर्जा के क्षेत्र में अगर अभी 5 किलोमीटर क्यूब यूज हो रहा है वाटर, तो अब
2050 तक कितना हो जाएगा, 130 किलोमीटर यूज होगा। ठीक, चलिए बढ़ता जा रहा अनुपयोग की जो पानी अन्य चीज़ों में उपयोग हो रहा है, जैसे कि उसका जो एवरेज माना गया है वो 52 या 52 किलोमीटर क्यूब माना गया है इन वॉल्यूम। 2050 तक कितना हो जाता है, हो जाएगा 50 किलोमीटर क्यूब तक बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे पर्यावरण इंजीनियरिंग की, जिसके अंतर्गत हमें पूरा का पूरा जो हमारा पार्ट 2 है वो हमें पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, जो कि किसके अंतर्गत आएगा, आपका पर्यावरण इंजीनियर के अंतर्गत, इंजीनियरिंग की। ठीक है, जो कि एक आपका जो बीटेक में ब्रांचेज होती हैं, जिसमें सिविल ब्रांच होती है, उसमें ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट होता है जिसे पढ़ाया जाता है। तो चलिए इसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है कि पर्यावरण इंजीनियरिंग परियोजनाओं में बांध रिसाइकलिंग का निर्माण के लिए सिस्टम निर्माण, नगर पालिका जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल उपचार, इस चीज को ध्यान रखेंगे, नगर पालिका जल आपूर्ति और अपशिष्ट जल उपचार की सुविधाओं में निर्माण, अपशिष्ट का पुनः उपयोग करने, पौधों को फसलों को सिंचाई करने के लिए, महासागरों के पानी को विलुप्त करने के लिए, सिस्टम में जो वायु प्रदूषकों को कम करने के लिए, रिफाइनरियों की सहायता करने के लिए, और क्या है साथ में मास बैलेंस दृष्टिकोण, मतलब ये बहुत जरूरी है आपको मास बैलेंस दृष्टिकोण निर्धारित करने के लिए नियमों को एक ऐसा सेट, जहां पे प्लास्टिक पर नियमों का एक ऐसा सेट है जो किसके अंतर्गत आ रहा है, आपके पर्यावरण इंजीनियर के पर्यावरण इंजीनियरिंग के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, उसके साथ ही साथ कह रहा है कि प्लास्टिक पैकेजिंग जैसे उत्पादों का पुनः निर्माणीकरण करना, मतलब रिसाइकलिंग करना, उपयोग करना, सामग्री को पुनः नवीनीकरण करने के रूप में दावा और बाजार के रूप में जो आपका करना। ठीक है, पुनः रिसाइकलिंग करना। यूरोपीय संघ अब इन्हें विकसित कर रहा है, मतलब यांत्रिक और रासायनिक, मतलब दोनों प्रकार के रिसाइकलिंग का प्रयोग करने जा रहा है, या इस प्रकार के रिसाइकलिंग के दोनों प्रकार के रिसाइकलिंग हो सके ऐसे हुए नियम लागू करने जा रहा है या कर रहा है इसी। तो देखो ये था आपका यूनिट फर्स्ट में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसमें और दिया गया है कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है, म्युनिसिपल वेस्ट क्या होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है, ई वेस्ट क्या होता है। तो ये सब हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए हमने उस टॉपिक को हटा दिया है, स्किप कर दिया है। तो हमारा न्यू चैप्टर आ जाता है यूनिट 2, मतलब आपसे ये कह सकता हूँ कि जो आपका मेन टॉपिक स्टार्ट है वो यूनिट 2 से स्टार्ट है। चलिए यूनिट 2 का जो पहला पार्ट है वो है आपका अपशिष्ट जल, वेस्ट वाटर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर। अपशिष्ट जल का उपयोग घरेलू, औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग में से प्रभावित पानी के रूप में किया जाता है। अपशिष्ट जल बहिस्राव विभिन्न प्रकार के वातावरणों जैसे झीलों से मिलता है, तालाबों से आ सकता है, नदियों से, मोहल्लों और महासागरों में छोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे मोहल्ले नहीं है, यहाँ पे नदियां ही हो गई, ये चीज हटा दीजिए, नदियों और महासागरों में छोड़ा जाता है। अपशिष्ट जल में तूफान अपवाह भी शामिल होता है, क्योंकि हानिकारक सड़कों पदार्थ सड़कों, पार्किंग स्थलों और छतों में भी जो आपका पानी वगैरह आ जाता है वो भी किसके अंतर्गत आता है, आपका वेस्ट के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, उसके साथ देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ा कॉमन ना होने के कारण यहाँ पे थोड़ी हिंदी की सेंटेंस चेंज हो जाते हैं, मगर मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि सर अपशिष्ट जल का उपयोग जनरली हम लोग 3 प्रकार से घरेलू, औद्योगिक और व्यावसायिक में करते हैं। प्रभावित पानी की बात की जाए तो जो बाहर से हमारा जो पर्यावरण में जो दूषित कर सकता है वो किस प्रकार के, जैसे झीलों में जो आपका ये जो अपशिष्ट जल है, जैसे कहाँ कहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हैं, बहिस्राव कर सकते हैं। तो झीलों में लोग कर देते हैं, तालाबों में कर देते हैं, नदियों में कर देते हैं, उसका महासागरों में छोड़ देते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा अपशिष्ट जल में आता है उसमें तूफान अपवाह भी शामिल होता है, कि जैसे तूफान आया जो पानी बहा के कचड़ा वचड़ा ले आया कोने में, जिससे हमारा पानी क्या हो सकता है, गंदा हो सकता है। उसके साथ ही साथ जब हम सड़कों को वॉश करते हैं उसके पदार्थ के रूप में जब पानी होता है, तो देखते होंगे बेटा कि जो आपकी सड़कें होती हैं पानी भर जाता है ज़्यादा, तो नाली और जो सड़क का पानी होता है सब बराबर हो जाता है। और उसके बाद जब ज़्यादा पानी होता है तो वो पानी पूरा का पूरा जाके रिवर में कलेक्ट हो जाता है, तो वो सब क्या है आपके एक प्रकार से हानिकारक चीज़ है। तो वही चीज़ बता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, तो ये 1 मिनट बेटा। हम्म, उसका नेक्स्ट पॉइंट में चलते, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको। हम्म, तो ये चीज आपका हो गया, ये देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ फिगर में, तो ये देखिए ये पूरा पूरा ये मतलब क्या है, ये अनट्रीटेड वाटर है। मतलब अनट्रीटेड वाटर का ना अनुपचारित, क्या है, अनुपचारित जल अपशिष्ट। ठीक है, तो ये क्या है, अनुपचारित जल अपशिष्ट जो सीधे सीधे रिवर नदी में डाला जा रहा है। ठीक है, ये चीज
चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, जब अनउपचारित अनउपचारित सीवेज को नदी के धारा में छोड़ा जाता है तो डिस्चार्ज किए गए सीवेज में मौजूद तैरते हुए ठोस पदार्थ सड़ जाते हैं और दुर्गंध पैदा करते हैं। ठीक है, तो दुर्गंध कैसे पैदा करते हैं, देखिए बेटा बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, रिवर है, तो रिवर में जैसे मैंने अभी ऊपर फिगर बनाया ना, तो जैसे आपने यहाँ से क्या बोला, आपने सीवेज कर दिया तो इसमें कुछ आपके सॉलिड पदार्थ होंगे जो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, ऑडोर स्मेल वगैरह, स्मेल या दुर्गंध पैदा करते हैं। ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, डिस्चार्ज का मतलब यहाँ पे होता है, डिस्चार्ज जो वर्ड है बेटा, डिस्चार्ज का मतलब होता है बेटा आपका फ्लो करना, प्रवाह, प्रवाह। ठीक है, प्रवाह होना। इसकी जो यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकंड होती है। डिनोटेड इसे क्यू से करते हैं। और जब आपने बेटा कभी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी होगी तो इसका फॉर्मूला भी होता है A1 B1 बराबर A2 B2 इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये चीज़ आगे हम पढ़ेंगे, बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड होती है। चलिए आगे अगला पॉइंट करें, डिस्चार्ज किए गए जो सीवेज, जो गंदा मल होता है या गंदा पानी होता है, अपशिष्ट जल जो होता है, में मौजूद कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकृत होने में नदी की धारा में घुलित ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं और घुलित ऑक्सीजन को कम करते हैं, जिससे मछली मर जाती है और अवांछनीय प्रभाव पड़ते हैं। मीन्स कहने का बेटा सिंपल है कि मान लीजिए कि आपके पास ये नदी है, नदी में यहाँ पे मछलियाँ हैं आपकी, जैसे मैंने कलर चेंज कर लिया, तो यहाँ पे आपकी मछलियाँ हैं, नीचे तैर रही हैं। अब ऊपर क्या हुआ, ऊपर क्या आ गया, ऊपर से आपका जल अवशिष्ट आया और जल अवशिष्ट आपके पूरे इस एरिया में फैल गया। इसमें क्या होगा, कुछ आपके ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। चूँकि बायोडिग्रेडेबल होते हैं इसलिए एरोबिक होते हैं। क्या होते हैं, एरोबिक होते हैं। एरोबिक होते हैं मतलब, एरोबिक का मतलब बेटा ऑक्सी जैविक, जैविक होते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो जैविक होते हैं, मतलब जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। और अगर डिकम्पोज हो जाते हैं तो ये जितनी भी ऑक्सीजन है, ये जो वाटर में मतलब जो पानी में ऑक्सीजन थी पूरी, मैं अगर एक बनाना चाहूँ, ये जो पूरे पानी में ऑक्सीजन थी उसको क्या लेते थे, अवशोषित कर लेते हैं। जब अवशोषित कर लेते हैं तो यहाँ जो वाटर है, जो पानी है, वहाँ पे क्या हो जाती है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो उसमें मछलियाँ वगैरह हैं या जो अन्य जीव हैं, उनको ऑक्सीजन सही से मिल नहीं पाती और साथ ना मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें, इनसे भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ कह रहा है, अपशिष्ट जल में आमतौर पे आपके औद्योगिक अपशिष्ट जल आते हैं और नगर पालिका अपशिष्ट जल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद कुछ आपके अपशिष्ट जल के प्रदूषक हैं, जैसे निलंबित ठोस। स्रोत बात की जाए तो घरेलू उपयोग से निकलते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में निकलते हैं। पर्यावरण महत्व की बात की जाए तो जलीय वातावरण में कीचड़ जमा होता हवा हवाई स्थिति का कारण बनती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट की बात की जाए तो बायोडिग्रेडेबल, दूसरा पॉइंट है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स। इसका जो स्रोत है ये घरेलू उपयोग से निकलते हैं, जो आपका गंदा पानी वगैरह निकलता है नालियों के द्वारा उसके थ्रू, औद्योगिक अपशिष्ट के द्वारा भी निकलता है, जो बड़े बड़े कारखानों से जो गंदा पानी निकलता है। अगर पर्यावरणीय महत्व की बात की जाए तो जैविक क्षरण का कारण बनता है ये। उसके बाद रोग जनकों की बात की जाए, या इसी को इंग्लिश में पैथोजेंस भी बोलते हैं, तो इनका जो स्रोत होता है वो घरेलू पानी होता है। पर्यावरणीय महत्व की बात की जाए तो संचारी रोगों का संचार करता है, जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसका संचार करता है। ठीक है, पोषक तत्व की बात की जाए तो न्यूट्रिएंट इंग्लिश में बोलते हैं। और स्रोत की बात की जाए कहाँ से मिलते हैं, तो ये हमें घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट जो निकलता है उससे प्राप्त होते हैं। और पर्यावरणीय महत्व की बात की जाए तो ये सुपोषण का कारण बनता है। ठीक है, उसका अगला पॉइंट है जल पृथ्वी ग्रह का एक उल्लेखनीय पदार्थ है। देखिए इसको समझेंगे, पानी केवल हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ बंधा हुआ होता है। अपनी सादगी के बावजूद पानी में उल्लेखनीय गुण होते हैं। बहुत ही सिंपल होने के कारण पानी में अपने आप को क्या होता है, उल्लेखनीय गुण होते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए वाटर की, तो वाटर आपने देखा होगा H2O होता है बेटा। H में 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होते हैं और 1 मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन का होता है। अगर मैं इसके रेशियो की बात की करूं तो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन जो होता है बेटा, वो एक्चुअली में 2:16 होता है, मगर ये 2 से डिवाइड होने के कारण 1:8 में होता है। तो ये भी इसकी क्या है, एक उल्लेखनीय प्रॉपर्टी है, उल्लेखनीय गुण है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पानी के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता और निश्चित रूप से इसमें इतनी जटिलता विविधता
नहीं होगी जो हम देख सकते हैं। पानी जमने पर फैलता है, उच्च सतह तनाव और अन्न होता है। ठीक है, तो उच्च सतह तनाव का मतलब कि मिला के सरफेस टेंशन से बात कर रहा है। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा सरफेस टेंशन, इतना तो इंग्लिश आप लोग को आती ही होगी आई थिंक। तो सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव या सतह तनाव, इसी को पृष्ठ तनाव आप लोगों ने इस नाम से ज्यादा पढ़ा होगा, पृष्ठ तनाव इंटर में। तो पृष्ठ तनाव जो होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको और भी एक चीज से देखा होगा, जब आपने इंटर पढ़ा होगा तो एक छोटी सी बूंद, जो आपकी छोटी बूंद होती है वो स्पेरिकल साइज की होती है, जो बड़ी बूंद होती है वो चपटी होती है। क्यों? तो उसका रीजन होता है सरफेस टेंशन। ये आप कहते हैं तो सर ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव में साफ साफ होता है कि जितनी लेंथ कम होगी उतना आपका पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। तो यहाँ पृष्ठ तनाव, और जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना पृष्ठ तनाव घटेगा। तो ये चीज हो जाती है यहाँ पे। तो इसलिए आपका पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, पानी जब जमता है तो क्या होता है, उसका पृष्ठ तनाव बढ़ता है। ठीक है, पृथ्वी के महासागरों में ग्रह का पानी 57% है, 97% हिस्सा है। केवल 3% ताजा पानी है और नमक की, जिसमें सांद्रता कम होती है। समुद्र, ग्लेशियर, तालाब, यहाँ तक कि वातावरण जैसे पानी के भंडारण स्थान को जलाशय के रूप में जाना जाता है। एक अणु किसी जलाशय में जितने समय तक रहता है उसे क्या बोलते हैं, निवास समय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और जहाँ पे पानी का भंडारण होता है उसे जलाशय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और एक अणु किसी जलाशय में जितने समय तक रहता है उसे उसके निवास समय के रूप में जाना जाता है। निवास समय या इंग्लिश में उसको बोलते हैं रेजिडेंस टाइम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेजिडेंस टाइम। अगर कभी इंग्लिश से भी आ जाए तो रेजिडेंस टाइम क्या होता है, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये चीज बेटा है, थोड़ा ये इंग्लिश से ही मुझे मिली थी, मैं समझा देता हूँ कि देखो जो आपका समुद्री वाटर होता है, देखो ये आपका ग्लोबल वाटर है पूरा, ये फ्रेश वाटर को फर्दर डिवाइड किया गया है। तो देखो बेटा, पहले इसमें आ जाता है आपका समुद्री आ जाता है, और जो क्षारीय जल होता है 0.9%, और जो आपका शुद्ध पानी होता है वो 2.5% होता है। शुद्ध पानी को फिर से डिवाइड किया, शुद्ध पानी में जो आपका ग्लेशियर और आइस का जो पानी होता है वो 68.7% होता है, और जो आपका ग्राउंड जो सतह वाटर होता है वो 30% होता है, और जो 1.2% होता है वो आपका शुद्ध पानी आ जाता है जो सरफेस पे रहता है। इसको सरफेस वाले को वाटर को फिर से डिवाइडेड किया, तो जो हमारे ग्राउंड में जो आइस वगैरह होते हैं वो 69% होते हैं, उसके बाद जो लेक होते हैं वो हमारे 20% होते हैं, और ये सब बाकी चीज़ें जैसे मिट्टी में कितनी सांद्रता, मिट्टी में कितना मॉइस्चर होता है, मतलब पानी कितना होता है, मार्सेस में कितना होता है, उसके बाद रिवर में नदियों में कितना होता है, उसके बाद आपके वातावरण में कितना होता है, ये चीज़ें। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा परसेंटाइल में दे दिया गया, तो आप इसे एक बार देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जलीय चक्र की। किसकी बात करते हैं? जलीय चक्र की। तो जलीय चक्र या इसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजिक साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, तो जैसा कि हम पहले कहा गया है कि पृथ्वी में विभिन्न जल स्रोत वर्षा से अपनी आपूर्ति प्राप्त करते हैं, जबकि वर्षा अपने आप में इन स्रोतों से होने वाला वाष्पीकरण है, इवापोरेशन। पानी पृथ्वी से वाष्प के रूप में वायुमंडल में खो जाता है, जो कि बाद में बारिश, बर्फ, ओले, ओस, ओले, पाले आदि, पाले पाले मतलब हेल वगैरह जो आदि के रूप में वापस अवक्षेपित होता है। यह वर्षा वाष्पीकरण हमेशा के लिए जारी रहता है, और इस तरह से एक संतुलन बनाए रखा जाता है। यह संतुलन बनाए रहता है क्या? इन्वायरमेंट, पर्यावरण। इस प्रक्रिया को जल विज्ञान चक्र कहते हैं या हाइड्रोलॉजिकल चक्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखो इसी को मैं फिगर से समझा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे जो क्लाउड है वो आपका बादल हो गया। बादल से जब पानी आता है, पानी वर्षा के रूप में होता है। वर्षा में क्या होता है, कुछ पानी आपका इनफिल्ट्रेट होता है, मतलब प्रक्षेपित वो हो जाता है, मतलब डाउन द अर्थ चला जाता है। तो जो आपका इनफिल्ट्रेशन वाला होता है वो सतह वाटर के रूप में हो जाता है, और जो आपका कुछ जो पानी बह जाता है, बह के वो क्या आ जाता है आपका, या तो तालाब में आ जाता है, रिवर में आ जाता है, या तो ओशियन में आ जाता है। तो वहां से वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण कब होता है? वाष्पीकरण के कारण पानी पुनः वापस क्या हो जाता है, आपके बूंदों के छोटे छोटे वाष्प के रूप में ऊपर हो जाता है, आपके चला जाता है। और जो पत्तियों, जो फूलों के द्वारा, जो पेड़ों के द्वारा वाष्पीकरण होता है उसे हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस कारण फिर ऊपर जाता है, ये प्रोसेस फिर यहाँ पे आता है। फिर यहाँ पे चूंकि इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर डाउन हो गया रहे हो, फिर आपका क्या हो जाता है, जो आपके वेपर होते हैं फिर आपकी छोटी छोटी बूंदों में चेंज हो जाती है। बूंदों में चेंज हो गए, उनके साथ जो इम्प्योरिटीज होते हैं, इम्प्योरिटीज मिलके जो अशुद्धियाँ वगैरह होती हैं मिलके फिर वो क्लाउड का फॉर्म कर देते हैं। क्लाउड फिर नीचे डाउनवर्ड करने लगते हैं वर्षा का जल, फिर ये चीज़ कंटिन्यू हो जाती है।
तो इस तरह क्या होता है, एक लंबा प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ आज का इतना ही टॉपिक था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाए। इसके बाद आपका यहाँ पे है वाटर पोल्यूशन, कल हम लोग पढ़ेंगे इसको, कल हम लोग रखेंगे वीडियो वाटर पोल्यूशन, सॉरी हिंदी में बोला जाए इतना तो आप लोग जानते हैं, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के बारे में समझेंगे। जल प्रदूषण के बाद आपका सतह जल सरफेस वाटर, सतह जल पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जब न्यूमेरिकल की बात आएगी बेटा, तो मैं कोशिश करूंगा दोनों लैंग्वेज में, देखो न्यूमेरिकल में इतना फर्क नहीं पड़ता हिंदी इंग्लिश का, फिर भी मैं हिंदी से ही समझा दूंगा, ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। भले मुझे 2 बार दुगनी मेहनत करनी पड़े, मगर मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो कि सर हिंदी से प्रॉब्लम हो रही है, आप हिंदी से वीडियो नहीं दे पा रहे, ठीक है। देखिए मेरे लिए ये डबल वर्क हो जा रहा है, मगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ तो आप कम से कम उस वीडियो को कंप्लीट करें, ईमानदारी से उसको पढ़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।